पश्चिम बंगाल में इन दिनों विधानसभा चुनाव है और 2 दिनों के बंगाल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार के लिए बंगाल जाएंगे सीएम योगी। 2 दिनों में सीएम की ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं रखी गई हैं। आज 2 जनसभा और 2 रोड शो करेंगे सीएम योगी। 4 अप्रैल की शाम यूपी वापस लौटेंगे सीएम योगी। तो आज से 2 दिन के दौरे पर सीएम योगी जा रहे हैं पश्चिम बंगाल। यहां तीसरे चरण के मतदान से पहले स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा के लिए वोट मांगेंगे। 4 अप्रैल को देर शाम यूपी वापस लौट आएंगे। कुल मिलाकर 8 जनसभाएं और रोड शो उनके रखे गए हैं। यहां पर आज से 2 दिनों के लिए बंगाल जा रहे हैं सीएम योगी। यहां पर चुनाव प्रचार करेंगे भाजपा के लिए। तीसरे चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं 2 दिनों के अंदर उनकी रखी गई हैं, जिसमें रोड शो भी शामिल है। 2 रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। तो पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से उम्मीदवारों का नॉमिनेशन और पहले चरण में 18 जिलों में 4 पदों के लिए वोट डाले जाएंगे। और कल बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। तो पहले चरण के पंचायत चुनाव के लिए आज से नॉमिनेशन फाइल होगा। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। आज नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। ये वो पद है, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान का पद, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल होंगे। सभी पार्टियों ने लिस्ट जारी कर दी है अपनी और आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन दाखिल किया जाएगा आज से। पंचायत चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर भाजपा ने पहले चरण में होने वाले फिलहाल 10 जिलों में जिला पंचायत वार्ड के उम्मीदवारों की घोषणा की। पहले चरण में होने वाले जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने गाजियाबाद में 12, सहारनपुर में 49, महोबा में 14, संत कबीर नगर में 30, तो कन्नौज में 28, झांसी में 24, कानपुर नगर के 32, गोरखपुर के 67, रामपुर जिले के 34 और चित्रकूट जिले के 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस दौरान 10 जिलों के कुल 307 जिला पंचायत सदस्यों की उम्मीदवारी का भाजपा ने ऐलान कर दिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहा है। उसके लिए बीजेपी ने पहले चरण में अपने उम्मीदवार जो उतारने हैं उसकी लिस्ट जारी कर दी है। किसको कहां से मैदान में उतार रही है पार्टी, वो पूरी लिस्ट एबीपी गंगा के पास है और हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत सदस्यों की उम्मीदवारी का भाजपा ने ऐलान कर दिया है। 10 जिलों के कुल 307 जिला पंचायत सदस्यों की वो लिस्ट जो कि पहले चरण में चुनावी मैदान में होंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इसके लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 3 अप्रैल से गाजियाबाद के सभी ब्लॉक पर प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए पुलिस ने नामांकन केंद्र पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। पंचायत चुनाव के लिए गाजियाबाद में 311 मतदान केंद्र, 958 बूथ बनाए हैं और जिले को 21 जोन में कुल बांटा गया। 21 जोन में 78 सेक्टर्स बनाए गए। जिले में 57 बूथ संवेदनशील, 114 बूथ अति संवेदनशील बनाए गए, जबकि 132 सबसे ज्यादा संवेदनशील घोषित किए गए। पंचायत चुनाव में 3832 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि 20% स्टाफ को रिजर्व श्रेणी में रखा गया है। और अब बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी जल्द लाया जाएगा यूपी। बाहुबली मुख्तार अंसारी यूपी आएगा। पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने का आदेश जारी किया जा चुका है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचा है औपचारिक आदेश। बहुत जल्द मुख्तार अंसारी यूपी आएगा और इस आदेश के आधार पर जज कभी भी फैसला ले सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट जो है ये औपचारिक आदेश पहुंचा है और उसी के आधार पर जज कभी भी फैसला ले सकते हैं। पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस आदेश के आधार पर जज कभी भी फैसला ले सकते हैं।
पहुंचाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का पहुंचा है और अब उसके आधार पर जज कभी भी फैसला ले सकते हैं। पंजाब से यूपी लाया जाएगा मुख्तार अंसारी को और उसी पर प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट के जज कभी भी फैसला ले सकते हैं। पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट करने का आदेश पहुंच चुका है एमपी एमएलए कोर्ट। सबसे पहले बांदा जेल लाया जाएगा, उसके बाद प्रयागराज का ही एमपी एमएलए कोर्ट ये फैसला करेगा कि उसको कहां रखा जाना है। माफिया मुख्तार अंसारी मामले में, एम्बुलेंस के मामले में बाराबंकी कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर मुख्तार को अपने अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस देने वाली डॉक्टर अलका राय के खिलाफ दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि मऊ की डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम से मुख्तार अंसारी ने एम्बुलेंस खरीदी थी और इस एफआईआर में बाहुबली मुख्तार का नाम नहीं है। बाराबंकी पुलिस का कहना है कि विवेचना में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आएगा। दरअसल ये एफआईआर आरटीओ से एम्बुलेंस के फर्जी रजिस्ट्रेशन की शिकायत पर दर्ज हुई है। पुलिस का मानना है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी को जेल से लाने ले जाने में जिस एम्बुलेंस का इस्तेमाल हुआ है वो बाराबंकी के एआरटीओ विभाग में रजिस्टर्ड है और ये फर्जी दस्तावेज और प्रपत्रों के आधार पर हुआ और इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एक एम्बुलेंस के बारे में लगातार सूचनाएं मिल रही थी, जिसका वाहन संख्या यूपी 41807171 एम्बुलेंस परिवहन कार्यालय बाराबंकी में पंजीकृत था। परिवहन विभाग द्वारा इसके बारे में सूचना इकट्ठा की गई। सभी विभाग जो कंसर्न डिपार्टमेंट है सभी से सूचनाएं लेकर के इसमें जानकारी की गई। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफ़ी नगर में स्थित नहीं है और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और बड़ी खबर मथुरा से, पीएफआई के 7 सदस्यों की आज कोर्ट में पेशी होगी। 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी सुनवाई हुई थी। पीएफआई के सदस्यों पर आरोपों की एडीजे 1 कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एसटीएफ आज कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हुई थी। जांच एजेंसियों को मिले हैं आरोपियों के खाते से विदेशी फंडिंग के सबूत। पीएफआई नेता रऊफ शरीफ, फिरोज खान, अंसद बदरुद्दीन, अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, आलम सिद्दीकी कप्पन कारागार में बंद है। हाथरस में विदेशी फंडिंग के जरिए जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रचने का इन पर आरोप है। देशद्रोह के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 31 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन आज कोर्ट में चार्जशीट पेश होगी और ये सभी कोर्ट में पेश होंगे। पीएफआई के सदस्यों पर लगे आरोपों की एडीजे 1 कोर्ट में आज सुनवाई है। एसटीएफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है आज कोर्ट में। इस बीच एक बड़ी खबर मेरठ से मिल रही है। यहाँ पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर मेरठ से, सड़क हादसा हुआ है और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग जख्मी हैं। 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर बताई जा रही हुई है। 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की भिड़ंत और उसमें यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। थाना खरखौदा इलाके के धीरखेड़ा इलाके की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए फटाफट खबरें शुरू करते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2015 की रनर अप रही दीक्षा सिंह जौनपुर से जिला पंचायत का चुनाव लड़ने जा रही हैं। दीक्षा ने वार्ड 26 से जिला पंचायत सदस्य के लिए पर्चा खरीदा है। बॉलीवुड में नाम कमा चुकी अभिनेत्री अब गांव-गांव जाकर प्रचार करेंगी। भदोही की तहसील परिसर में पंचायत चुनाव से पहले गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां पर पंचायत चुनाव में प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर खुलेआम सुविधा शुल्क के नाम पर रिश्वतखोरी जा रही है। मिर्जापुर में 28 तारीख की रात घर में सो रहे एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में मृतक के छोटे भाई की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर केस सुलझा लिया है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शराब बेचने वालों और उसे बनाने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर में पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है। गोरखपुर के रापुती नगर डिपो में खड़ी सरकारी बस से डीजल चोरी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बस का ड्राइवर खुद वर्दी में ही डीजल चोरी करते हुए नजर आ रहा है। कृष्णनगर के खड्डा इलाके में जंगल में भटक कर आया तेंदुआ आतंक का दूसरा नाम बन गया। तेंदुए के हमले में रेंजर समेत 3 वनकर्मी जख्मी हैं। वनकर्मियों के साथ ही 2 स्थानीय लोग भी घायल।
देवरिया पुलिस ने चोरी के 51 मोबाइल बरामद किए हैं। साइबर सेल ने सर्विलांस की मदद से फोन बरामद किए, जिनसे फोन चोरी हुए थे उनके फोन उन्हें वापस दिए गए हैं। आजमगढ़ में प्रधान प्रत्याशी की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन पहले प्रधान पद के प्रत्याशी की पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। बलरामपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अचानक आग की तेज लपटों को देखकर मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने मिट्टी और बालू डालकर आग बुझाया। सुपरफास्ट अंदाज में अपने पूर्वांचल के हिस्से की खबरें देखें। अब आपको बड़ी खबर बताते हैं, और बड़ी खबर कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर शासन का एक अहम फैसला। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते के 6 दिन कोविड वैक्सीनेशन होगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने आदेश जारी किया। 30 अप्रैल तक हफ्ते के 6 दिन वैक्सीनेशन होगा। राजपत्रित अवकाश के दिन भी वैक्सीनेशन होगा। हफ्ते में 6 दिन वैक्सीन लगेगी। और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर। 5 से 9 अप्रैल के बीच में नहीं होगी रेगुलर कोर्ट। इलाहाबाद और लखनऊ बेंच में नहीं बैठेगी रेगुलर कोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीफ जस्टिस ने आदेश दिया है, स्पेशल बेंच में होगी अर्जेंट मामलों की सुनवाई। 10 और 11 अप्रैल को भी शनिवार और रविवार की छुट्टी है। हालात सामान्य हुए तो 12 अप्रैल तक कोर्ट खुल सकता है। स्पेशल बेंच गठित करने और मुकदमों की फाइलिंग के लिए अलग से जारी किया जाएगा आदेश। चीफ जस्टिस के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल ने यह आदेश जारी किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। स्पेशल बेंच में केवल अर्जेंट मामले जो होंगे उनकी सुनवाई होगी। खबर प्रयागराज से, जहां जिला न्यायालय 2 दिनों के लिए बंद। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए यहां पर भी फैसला लिया गया है। जिला न्यायालय 2 दिनों के लिए बंद। जिला न्यायालय के सभी कोर्ट रविवार तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कैंपस का 2 दिनों तक सैनिटाइजेशन होगा, वहां सैनिटाइजेशन होगा, इसलिए बंद। सोमवार सुबह आगे के बारे में फैसला लिया जाएगा कि क्या न्यायालय खुलेगा या फिर नहीं। बाहुबली अतीक समेत दूसरे सभी मुकदमों की सुनवाई टलेगी। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय के एक और शिक्षक को कोरोना हो गया है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर को कोरोना हुआ है। संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेशन में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की 6 अप्रैल से परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। अब 11 अप्रैल के बाद ही परीक्षाएं होंगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बढ़ते कोरोना केसेस के चलते यह फैसला लिया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया है। फिलॉसफी के एक प्रोफेसर को कोरोना संक्रमण हो गया है, जिसके चलते बाकी लोगों को आइसोलेट रहने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ से अगली बड़ी खबर। 4 लैब में कोविड-19 जांच पर रोक लगा दी गई है। कोविड टेस्ट में लापरवाही के बाद प्रशासन ने यह एक्शन लिया है। 4 लैब में जांच पर रोक लगा दी गई है। पोर्टल पर अपडेट इन्होंने जानकारी की नहीं, ऐसे में प्रशासन ने एक्शन लिया। कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की भी शिकायतें थी इनके खिलाफ, और अब रोक लगा दी गई है इनकी कोविड जांच पर रोक के साथ ही स्पष्टीकरण भी इनसे मांगा गया है, और अगले आदेशों तक इन लैब में कोई जांच नहीं होगी, कोई जांच कार्य नहीं होगा। डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, इसके साथ साथ SRL पार्क डायग्नोस्टिक, गोमती नगर पैथ काइंड में कोविड-19 जांच पर रोक लग गई है। यूपी में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 2967 नए मामले सामने आए हैं। अकेले लखनऊ की बात करें तो बीते 24 घंटे में 940 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रयागराज में 213 मामले, वाराणसी में 253, कानपुर में 152 तो झांसी में 144 नए मामले सामने आए। वहीं मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 16 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जिसमें अकेले 9 लखनऊ में हैं। प्रदेश में कोरोना की कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 14,073 हो गई है। लखनऊ में यह संख्या 4,587 तक जा पहुंची है। कोरोना के कुल एक्टिव केस प्रदेश में बढ़कर अब 14,000 के पार पहुंच गए हैं। कई जिलों में बीते 24 घंटे में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, अब तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक्टिव केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो एक चिंता वाली बात है। अभी की मौजूदा स्थिति के बारे में आप बताइए, और मौजूदा स्थितियों से निपटने के लिए क्या क्या सोचा जा रहा है? निश्चित रूप से राजीव, जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो
3000 के करीब नए केसेस आए हैं। बहुत बड़ी संख्या है प्रदेश में और सबसे बुरा हाल लगातार राजधानी लखनऊ का बना हुआ है। अगर बात करें लगातार दूसरे दिन 24 घंटे के दौरान 900 से ज़्यादा केस आए हैं। दूसरे दिन अगर बात करें तो 940 केस आया है कोविड के जो नए केसेस हैं। हालांकि एक इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं उनको चिन्हित करके आइसोलेट किया जा सके, जिससे बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो, इसका प्रयास हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर इसके जो साइड इफेक्ट्स अब हो रहे हैं उनको देखा जाए तो एक चीज़ और आपको बताएंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे राजीव, इससे पहले कि 16 मौतें हुई हैं 24 घंटे में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, जो पिछले कई महीनों में सबसे बड़ा आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और इन 16 में 9 मौतें सिर्फ राजधानी लखनऊ में हुई हैं। एक इसकी वजह यह है कि जो भी गंभीर पेशेंट्स हैं उनको इस समय लखनऊ के जो लेवल 3 हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर लाया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री ने भी ये कहा है कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, बेड्स की जो ज़रूरत है उसको बढ़ाया जाए, तो मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक और हम अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी देना चाहेंगे। कक्षा 8 तक के स्कूल्स को पहले ही बंद करने की घोषणा कर दी थी मुख्यमंत्री ने 11 अप्रैल तक। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्लासेस थी। 9 से 12 की जो क्लासेस को लेकर स्थिति है उसको लेकर आज मुख्यमंत्री के सामने एक प्रस्ताव ले जाया जाएगा। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी और उसके बाद कक्षा 9 से 12 के जो विद्यालय हैं उनको भी 11 अप्रैल तक के लिए बंद किया जा सकता है। एक बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं शैलेश, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 8वीं तक के स्कूल पहले ही बंद है, ऐसे में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल्स भी बंद किए जा सकते हैं, उस पर ही कोई बड़ा फैसला जल्द दिया जा सकता है। जी हाँ, जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी केसेस सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में ये सोचना होगा कि बहुत जल्द कॉल लेना चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ के झोपड़पट्टी इलाके में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं झोपड़पट्टियों में लगी आग को बुझाने के लिए। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जी जान से जुटी हैं फायर फाइटर्स की टीमें। लखनऊ के फैजाउल्लागंज झोपड़पट्टी इलाके में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मिलकर इन आगों को बुझाने के काम में जुटी हुई हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह झोपड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। एक एक करके तमाम झोपड़ियों में आग लगती गई और पूरे इलाके को उसने चपेट में ले लिया। संभल का रुख करें मुरादाबाद। सड़क पर चलती कार में अचानक आग लगी। एलपीजी कार में जो है अचानक आग लगी, उसके बाद हड़कंप मच गया। देखिए एलपीजी बताया जा रहा कि गैस लीक हुआ और उसके बाद आग लगी, उसके बाद धमाका। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो एक गाड़ी जिसमें ये एलपीजी लगी हुई थी और फिर अचानक धमाका हुआ और फिर पूरी की पूरी गाड़ी आग की जद में